नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 बजे 24 घंटे और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। एमपी के सीहोर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर स्कूल के पास शराब ठेका देखकर भड़की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराब की दुकान पर हल्ला बोल दिया, खुद हाथ में हथौड़ा उठाया और पत्थर लेकर पहुंची, ताला तोड़ दिया। शराब की दुकान का गेट तोड़ा और ताला तोड़कर शराब को बाहर फेंकवा दिया। साध्वी के साथ स्थानीय लोग और छात्राएं भी वहां पर मौजूद थी। सीहोर के खजरी कला कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और इस दौरान स्थानीय लोगों और स्कूली छात्राओं ने शिकायत की, जिसके बाद साध्वी ने गुस्से का इजहार किया और छात्राओं से कहा कि अपने हक के लिए लड़ो। और इस दौरान तमाम जो पुलिसकर्मी थे, देखिए, हाथ जोड़े मिन्नत करते रहे कि नहीं मैम ऐसा मत करिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जिस तरीके यहां पर विरोध हो रहा है और छात्राओं को दिक्कत हो रही है, बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर उन्होंने तुरंत उस अवैध शराब के गोदाम को तोड़ा और वहां से अंदर जो शराब की बोतलें थी उनको बाहर फेंकवा दिया। अब इसको लेकर देखिए किस तरीके से जो छात्राएं हैं उन्होंने सबसे पहले शिकायत की थी। ये वो गेट है जिसको तोड़ा गया और खुद देखिए किस तरीके से पत्थरों से और हथौड़े से ताला तोड़ा। और पुलिसकर्मी देखिए, वहां इंस्पेक्टर रैंक का दरोगा जो था वहां हाथ जोड़ के समझाने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ में हथौड़ा लेकर खुद साध्वी प्रज्ञा ने ताला को तोड़ा और छात्राओं से कहा कि आप लोग अपने हक के लिए लड़िए। और इसके बाद देखिए जो शराब की पेटियां थी उसको बाहर फेंकवा दिया। आबकारी विभाग ने इस मामले को लेकर केस भी दर्ज कर लिया है अवैध शराब को लेकर। लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है। ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात में, इसलिए ये जिस प्रकार से भी चल रहा है ये कठोरतम कार्रवाई इस पे होना चाहिए। और जो आबकारी विभाग का व्यक्ति इससे मिला हुआ है वो अधिकारी, उसको मैंने तत्काल सस्पेंड के लिए बोल दिया है और वो सस्पेंड हो गया होगा। और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। जितेंद्र, क्या है पूरी खबर? आखिर विधायक का नाम भी ले रही हैं सांसद महोदया? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल के पास खजुरिया जो तालाब बना हुआ है वहां पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दौरा हुआ था। उस दौरान वहां की छात्राओं ने बताया कि यहाँ पर एक अहाता बना हुआ है जहां पर लगातार जो आने जाने वाले लोग हैं इस अहाते के चलते परेशान रहते हैं। जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह यहाँ पर आग भगोल हुई, उन्होंने हाथों में हथौड़ा दिया और जाकर उस शराब का जो ठेका था उसके ताले को तोड़ा। उसके बाद वहां पर रखी हुई तमाम जो पेटियां थी उसको फेंकवाया। इतना ही नहीं, देखिए, साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ठेका था ये बीजेपी के विधायक सुदेश राय, जो कि सीहोर से आते हैं, सीहोर से चुनाव लड़ते हैं, वर्तमान में भी बीजेपी के विधायक हैं, और उन पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जो ठेका है ये उन्हीं के द्वारा संचालित यहाँ पर किया जा रहा था और आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत के चलते। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जो आबकारी अधिकारी उसको सस्पेंड किया जाए ताकि इस प्रकार की जो चीजें चलती है ये दोबारा शुरू ना हो पाए। और देखिए, उन्होंने ये भी दावा किया कि कहीं ना कहीं आबकारी अधिकारी को तो सस्पेंड कर दिया गया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से एक बड़ी मांग इस बार की है जो कि इस समय चर्चाओं में बनी, और वो ये मांग ये है कि सीहोर से जो विधायक है सुदेश राय, उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से हटाया जाए, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। देखिए, एक और भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा है कि किस प्रकार से शराब को लेकर लगातार जो चर्चाएं वो की जाती है कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और अगर उन्हीं के विधायकों पर, उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति अगर ये आरोप लगा रहा है तो वाकई में अपने आप पे कहीं ना कहीं काफी गंभीर मामला हो जाता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस समय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान को लेकर खलबली मची हुई है। हालांकि ये भी चर्चा चल रही है कि इस बार साध्वी का टिकट नहीं हुआ है, इस प्रकार इसलिए वो इस प्रकार से जो आरोप है वो लगा रही है। लेकिन देखिए, अपनी ही पार्टी के विधायक पर आरोप लगाने एक सांसद के द्वारा ये बताता है कि कहीं ना कहीं वहां पर वो पहुंची और वहां पर उन्होंने देखा कि जो ठेका था वो यहाँ पर। वैसे ही अगर हम बात करें तो यही कहा जाता है कि सीहोर के जो सुदेश राय है वो उनके कई जो शराब के ठेके हैं वो संचालित किए जाते हैं, और ये इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उस दौरान लगी जब बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, बीजेपी के सांसद ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाया कि अवैध तरीके से वो शराब का ठेका संचालित करवाते हैं और खुद छात्राओं की शिकायत पर सांसद महोदया पहुंचती हैं, ताला तोड़ती हैं और जो शराब की पेटियां थी उनको बाहर फेंकवाती है और आबकारी विभाग से भी शिकायत दर्ज करवाती हैं। चलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन साउथ की बात करते हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद करते हुए परिवारवाद पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ
मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। तो आगामी लोकसभा चुनाव और मिशन 400 पार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं और इन सब के बीच वो तेलंगाना पहुंचे और विपक्षियों पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सुबह श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने घटकेसर और लिंगमपल्ली के बीच MMTS सुविधा को हरी झंडी दिखाई। वहीं 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक सार्वजनिक सभा में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे सरकार से जो मासिक भुगतान मिलता है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसमें से कुछ लोगों को दान कर देता हूँ। परिवारवादियों ने रहते हुए महंगे उपहार लिए हैं। मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है उसकी नीलामी होती है और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक करने से पहले संकोच नहीं करती। कांग्रेस और बीआरएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों पार्टियों के बीच साठ-गांठ है। वो एक दूसरे के घोटाले को कवर कर देते हैं। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बनाया हुआ है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और लोकसभा चुनाव को लेकर कई नेताओं से मुलाकात की और साथ ही युवाओं के साथ भी संवाद किया। दो 2024 का महासंग्राम बेहद नजदीक है। 400 सीट पार का लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इस बीच बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मराठालैंड में दस्तक दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। उससे पहले देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है। अमित शाह का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसमें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से किसी भी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है।
अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार खेमे के बीच 48 लोकसभा सीटों पर अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। हालांकि एनडीए का दावा है कि सीटों पर सहमति जल्द बन जाएगी, विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। अमित शाह की कोशिश है कि गठबंधन में सीटों को लेकर मतभेद दूर किए जाएं ताकि 2024 के विजय पथ में कोई रुकावट न आए। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी 30 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि अजित पवार की एनसीपी ने 10 सीटें मांगी हैं। वहीं शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी दम भर रही है। ऐसे में बिहार में सियासी पारा हाई हो चुका है और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं और साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इसमें बिहार से किसी भी सीट या उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बिहार को लेकर सियासी गोटियां सेट की जा रही हैं। जाति और मजहब के आधार पर सियासी समीकरण खंगाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार सियासत की बयार को देखने के बाद अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। इस बीच नीतीश कुमार कल दिल्ली आने वाले हैं। बीजेपी हाईकमान के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा करने वाले हैं। नीतीश की नजर अभी चुनाव जीतने से ज्यादा सीटों के उचित बंटवारे पर है ताकि वाजिब हिस्सेदारी पाकर वो बिहार में अपने दबदबे का मैसेज दे सकें, कठपुतली सरकार के टैग से बाहर आ सकें। दावा है कि नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। ये बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। इस बार बिहार लोकसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। नीतीश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बचा ली, लेकिन 2024 का रण उनके ठीक सामने है। साथ ही गठबंधन की ताकत ने बीजेपी हाईकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिससे पार पाना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, तभी तो 400 पार का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। उधर आज योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ और 4 नए मंत्रियों को शपथ दिलाकर सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य साफ है, फुल 80 यानी कि 80 में से 80, और बीजेपी इसी टारगेट पर काम कर रही है। एनडीए को मजबूत किया जा रहा है, पुराने सहयोगियों को जोड़ा जा रहा है, तो इसकी एक कवायद योगी कैबिनेट विस्तार में दिखाई दी। इसी कड़ी में सीएम योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसके बाद शाम को कैबिनेट विस्तार तय किया गया। योगी सरकार में कैबिनेट में 4 नए लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें आरएलडी से अनिल कुमार ने शपथ ली, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा समेत 4 विधायकों ने शपथ ली। लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं। जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर आए ओम प्रकाश राजभर और सपा से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान लंबे समय से इंतजार में थे कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ये दोनों ही नेता योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में भी मंत्री रहे थे। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं ने समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ लिया था। तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें 4 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो अब आपको यह बताते हैं विस्तार से कि आखिर वो 4 कौन से चेहरे हैं जिनको इस बार योगी कैबिनेट में जगह मिली है। अब विस्तार से उनके बारे में आपको बताते हैं कि वो 4 चेहरे कौन है। तो लाइए भाई 4 वो चेहरे अब आपके सामने आते हैं। सबसे बड़ा चेहरा देखिए ओम प्रकाश राजभर है और पूर्वांचल में खासी इनकी पकड़ है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओपी राजभर, पहले भी योगी कैबिनेट में ये मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद वो अखिलेश यादव के साथ चले गए थे और पिछड़े वोट बैंक में, राजभर वोट बैंक में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन योगी कैबिनेट में एक बार पहले मंत्री थे, इसके बाद अखिलेश के साथ चले गए थे 2022 विधानसभा चुनाव में और फिर वहां से एनडीए में दोबारा शामिल हुए और अब उनको एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। तो ये है ओपी राजभर और कह रहे भाई गरीबों और पिछड़ों की सेवा करने के लिए आए हैं।
अब अगला नाम देख लीजिए, ये दारा सिंह चौहान है। ये भी योगी की पहली कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन चुनाव से पहले इन्होंने पाला बदल लिया, अखिलेश यादव के साथ चले गए थे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और फिर 2022 में घोसी से वो चुनाव भी जीते और वहां से विधायक बने। लेकिन चुनाव के बाद जब अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आ पाए तो इन्होंने समाजवादी पार्टी और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उपचुनाव हुआ, हालांकि उसमें वो हार गए घोसी उपचुनाव, और फिर फिलहाल अभी ये एमएलसी हैं और इनको अब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और इनका भी पूर्वांचल में खासा पकड़ है। अब ये देखिए, अनिल कुमार है, जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद उनके कोटे से ये विधायक अनिल कुमार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं ये, और मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी सीट से मौजूदा विधायक है और इनको बनाया गया है मंत्री। और अब देखिए 18 लोकसभा सीटों को साधने की पूरी कोशिश हुई है, जो जाट लैंड है इसके माध्यम से उसको साधा जाएगा। अभी देखिए सुनील कुमार शर्मा बीजेपी से आते हैं और पूर्वी देखिए यूपी की साहिबाबाद सीट से है, यही बगल के हैं ये, गाजियाबाद के, तीसरी बार विधायक ये चुने हैं। अब इनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है और इनके बड़े ब्राह्मण चेहरों में इनकी गिनती की जाती है और कम से कम 10 से 12% जो यूपी में ब्राह्मण आबादी है और उतनी लगभग 10 से 12 लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। तो यानी ये जो 4 सदस्य नए योगी कैबिनेट में आए हैं, इसके जरिए लोकसभा चुनाव को भी पूरी साधने की कवायद की गई है। तो ये 4 नए चेहरे आए हैं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया और जिसके बाद प्रशासन के अब नए अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया है। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है, जिसके बाद शासन ने राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में चूक और एफआईआर दर्ज कराने में लापरवाही के चलते डीजी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। प्रशासन ने रेणुका मिश्रा को वेटिंग में डाल रखा है। परीक्षा रद्द होने के बाद से भर्ती बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई थी और न ही मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। डीजी विजिलेंस राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी 2024 को प्रदेश भर में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद देश भर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा होने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर 6 महीने में दोबारा परीक्षा करने के आदेश दिए। पेपर भर्ती की इस घटना पर एसटीएफ अभी भी जांच कर रही है। ऑफलाइन हुई इस परीक्षा में 2 दिन में 48 लाख से ज्यादा नौजवानों ने परीक्षा दी थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर परिवार को लेकर व्यक्तिगत हमले किए थे। इसको लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरा भारत मोदी का परिवार है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। पीएम मोदी पर लालू यादव के परिवार वाले हमले को लेकर सियासत गर्म है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लालू यादव को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम मोदी के परिवार हैं, पूरा देश मोदी का परिवार है। अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। दरअसल पटना की रैली में लालू ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया था और वो परिवारवाद पर हमला बोलते हैं। वो खुद बताए कि उनका कोई परिवार क्यों नहीं। लालू के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दिया है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ दिया है। इससे पहले 2019 में राहुल गांधी के बयान के खिलाफ भी बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था। तब राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है। टीएमसी के विधायक रामेंदु सिन्हा ने प्रभु श्री राम और राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से संत समाज आक्रोशित है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने विधायक पर जोरदार हमला किया। यह है टीएमसी के विधायक रामेंदु सिन्हा।
जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। हुगली के तारकेश्वर से टीएमसी के विधायक के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने और हिंदू संगठनों ने रामेंदु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने चुनाव आयोग से टीएमसी की मान्यता रद्द करने की मांग कर दी। मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे होकर इन्होंने बयान दिया है। रामेंद्र सिन्हा ने और बार बार टीएमसी के नेता इस तरह की बयान देते, इसलिए मेरा मानना है कि मुख्य निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में लेके तत्काल टीएमसी की रजिस्ट्रेशन, टीएमसी की निर्वाचन आयोग की मान्यता तत्काल रूप से समाप्त करे। टीएमसी विधायक ने राम मंदिर को अपवित्र स्थान बताया और कहा कि हिंदुओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। विधायक के बयान पर बंगाल में राजनीति गरमाई है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। विधायक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। चलिए बिहार से खबर, जहां पर एक पत्थर आस्था का केंद्र बन गया है। दरअसल जब लोगों ने एक तालाब में पत्थर को तैरते हुए देखा तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या है पूरा मामला, दिखाते रिपोर्ट में। बिहार के गया में एक पत्थर लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। दरअसल जिले के प्राचीन रामसागर तालाब में 2 किलो वजनीय पत्थर पानी में तैरता मिला। पत्थरों को तैरता देख लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग इस पत्थर को रखकर इसकी पूजा करने लगे। तो वही देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सभी उसे चमत्कारी पत्थर बता रहे हैं। बीच में पत्थर नजर आया तो घुमा से निकाल के किनारे किए। जब भी पत्थर बिक रहे तो चला जा रहा है। 2 से 3 किलो वेट है बहुत। अभी हम अपने से उठा कर दे देंगे आपको। अब भारी देख लीजिएगा कितना। इतना ही नहीं, लोग पत्थरों को बार बार रामसागर तालाब में डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। से आए हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 3 पत्थर था और वो तीनों पत्थर ऊपर में आया हुआ है। ऐसा लगा हुआ है कि जैसे राम और सीता हनुमान सब आ गए हैं यहाँ पे। बताया जा रहा है कि करीब 2 किलो की वजन के 4 पत्थर पानी में तैर रहे थे। सीमेंट नुमा रंग में दिख रहे ये पत्थर को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों की भीड़ दूर दराज से भी यहाँ पहुँचनी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि घंटों से यहाँ रहकर इस पत्थर के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस पत्थर को लोग भगवान राम का चमत्कार मान रहे हैं। लोग इसे प्रणाम कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो इस पत्थर को हैरत भरी नजर से भी देख रहे हैं।